हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। तो इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं कक्षा 10 की साइंस चैप्टर 10 यानी प्रकाश का पवर्तन एवं अपवर्तन। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पर बनता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हम लोगों को अध्ययन करना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या, इन दोनों में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम लोगों को समझना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2। क्या होता है? F बराबर R/2। तो ये होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये जो सूत्र दिया गया है, यानी जो इन दोनों में जो संबंध है, ये सूत्र हमको मतलब प्राप्त करना है अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए हमको प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो मान यहाँ पे एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण कौन सा अवतल दर्पण है? माना जो है M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। क्या है? माना M1 और M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक है, और इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, इस अवतल दर्पण का जो ध्रुव है वो P है। क्या है? P है। और इस दर्पण का जो फोकस है वो F है और जो वक्रता केंद्र है वो C है। क्या है? C है। अब क्या होता है कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर, किरण A और B मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB जो है दर्पण के बिंदु B पर जो है आपतित होती है। कहाँ पे आपतित होती है? दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती। कौन सी किरण? AB, और जो कि है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, फिर क्या होता है कि जय आपतित होने के बाद इसका परावर्तन होता है। क्या होता है? आपतित होने के बाद इसका होता है परावर्तन, और परावर्तन के पश्चात ये जो किरण है वो कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि बिंदु जो B है, क्या बिंदु B और C को, बिंदु B और C को जब हम मिलाते हैं, क्या करते हैं? बिंदु B और C को जब हम डॉट डॉट करके मिलाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या प्राप्त होता है? BC प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? BC प्राप्त होता है, जो कि बिंदु B पर क्या है? एक अभिलंब है। क्या है? बिंदु B पर एक क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा। अब इसको हम लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB, कौन सी किरण? किरण A और B दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण AB दर्पण के बिंदु B पर, दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है। जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस, यानी मुख्य फोकस का मतलब
एफ से, सॉरी मुख्य फोकस का मतलब एफ हो जाएगा, सॉरी मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है। ठीक है, अब दर्पण के बिंदु बी को जब सी से मिलाते हैं, जो कि दर्पण के बिंदु बी पर अभिलंब है। क्या है? दर्पण के बिंदु बी पर क्या है? अभिलंब है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया भाषा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं इस पूरे फिगर को। देखिए यहाँ पे देखिए कोण ए और बी। ठीक है, कोण ए बी और सी क्या है? कोण ए बी और सी बराबर है किसके? कोण सी बी एफ के। कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। तो इसको हम लिखते हैं कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। किसके बराबर है? सी बी एफ के। ये समझना है कि कोण ए बी सी बराबर है, कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पर जो है परावर्तन का नियम लागू होता है, क्योंकि यहाँ पे जो किरण है वो आपतित होती है, आपतित होने के बाद उसका परावर्तन होता है, फिर मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। तो ये हो गया अविलंब, और अविलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, जो कि होता है आई। और यहाँ पे देखिए जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो कहलाता है कौन सा कोण? परावर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। तो यानी ये हो जाएगा किस नियम से? इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, और ये हो जाएगा कौन से नियम से बराबर है? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के। क्यों बराबर है? क्योंकि यहाँ पे परावर्तन का नियम लागू होता है। कौन सा नियम लागू होता है? परावर्तन का। यानी परावर्तन का नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो ये परावर्तन के नियम से बराबर है। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि यहाँ पे जो मुख्य अक्ष है क्या है? मुख्य अक्ष यानी मुख्य अक्ष क्यू और पी। ठीक है, ये क्या है? समांतर है किसके? किरण ए बी के। यानी किरण ए बी समांतर है क्यू पी के। किरण ए बी समांतर है क्यू पी के। किरण ए बी समांतर है क्यू पी के। यानी ए बी समांतर है किसके? समांतर है क्यू पी के, समांतर है। और देखिए QP को कौन सी मतलब यहाँ पे QP को एक रेखा BC मिलाती है। क्या करती है? QP को, यानी QP और AB को एक रेखा जो है मिलाती है। ठीक है, मिलाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि जब ये दो समांतर रेखाओं को एक जो है तिर्यक रेखा काटती है या मिलाती है, तो उनके बीच एक कोण बनता है। कौन सा कोण? ये एक यहाँ पे कोण, यानी कोण ए बी और सी, यानी ये वाला कोण, और दूसरा कोण ये हो जाएगा। ठीक है, यानी बी सी एफ, यानी कोण ए बी सी
और कोण जो दूसरा हो जाएगा BCF। ये कौन से कोण है? ये एकांतर कोण है, यानी जब किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके बीच जो कोण बनता है वहां पे मतलब वो कहलाता है कौन सा कोण? एकांतर कोण। तो यहाँ पे कोण ABC, कोण ABC बराबर होगा किसके? BCF के। क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। तो कोण ABC बराबर है किसके? BCF के। ठीक है, कोण BCF के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो है एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है। ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। ठीक है, तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो अब यहाँ पे तुलना करेंगे तो देखो बायां बायां पक्ष बराबर है, यानी समीकरण 1 का देखो बायां पक्ष और समीकरण 2 का देखो बायां पक्ष, यानी बायां बायां पक्ष बराबर है तो दायां दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर बायां पक्ष बराबर है दोनों समीकरणों का तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? कोण CBF, कोण CBF बराबर हो जाएगा किसके? कोण BCF के। कोण BCF के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा क्योंकि बायां बायां जब कोण बराबर है तो दायां भी अपने आप, दायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 1 तुलना हो गया। ठीक है, कोण हमको प्राप्त हो गया कोण CBF बराबर कोण BCF। यानी देखिए, ध्यान से देखिए, कोण CBF और कोण BCF, यानी कोण CBF, कोण CBF और कोण BCF, यानी यहाँ पे हमको एक त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। कौन सा त्रिभुज? BCF। तो यानी कहने का मतलब जब ये त्रिभुज है और इन कोण B और कोण C, इन दोनों कोणों के मान क्या है? बराबर हैं। क्या है? इन दोनों कोणों के मान बराबर हैं। और जब किसी त्रिभुज के दो कोण या सभी कोणों के मान बराबर हों तो उनके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कोण C की जो सम्मुख भुजा है वो BF है। क्या है? कोण C की जो सम्मुख भुजा है वो BF है और कोण B की जो सम्मुख भुजा है वो CF है। ठीक है, तो ये अपने आप क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। अगर किसी भी त्रिभुज की मतलब जो है कोण अगर समान होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BCF में, या ऐसा भी लिख सकते हैं त्रिभुज CBF में। ठीक है, क्या हो जाएगा? BF बराबर हो जाएगा CF, BF बराबर हो जाएगा CF। शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्या हो जाएगा कि BF बराबर हो जाएगा किसके? CF के। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण क्या? इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कल्पना कीजिए कि अगर ये जो दर्पण है, क्या है? ये दर्पण है। इस दर्पण का द्वारक अगर छोटा हो, क्या हो? दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण का द्वारक क्या होता है? यानी जो दर्पण के दोनों सिरों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि इस दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, यानी छोटा हो, क्या हो? छोटा हो, तो यहाँ पे जो बिंदु B है, यानी जो बिंदु B है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे। तो ऐसी स्थिति में जब बिंदु B P के निकट आ जाएगा तो ऐसी स्थिति में BF बराबर हो जाएगा PF। क्या हो जाएगा? यानी जब बिंदु दर्पण का द्वारक छोटा हो जाएगा तो बिंदु B जो है वो P के निकट आ जाएगा, और जब P के निकट आ जाएगा तो BF बराबर हो जाएगा क्या? PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BF बराबर हो जाएगा PF। यानी कहने का मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु B ध्रुव
P के निकट होगा। किसके निकट होगा? ध्रुव P के निकट होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? BF बराबर हो जाएगा PF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BF बराबर हो जाएगा PF। BF बराबर हो जाएगा किसके? PF के। ठीक है, ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो गया BF बराबर PF। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो BF का मान है वहाँ जहाँ पे, यानी BF बराबर हमको प्राप्त हो गया PF, तो जहाँ पे BF है वहाँ पे हम क्या रख देंगे? PF रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि BF का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, तो जब 3 में हम लोग रखेंगे तो BF के स्थान पे क्या रख सकते हैं? PF रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? PF रख देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है BF के स्थान पे हम लोग PF रख देंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CF, तो इसको हम लोग लिख देंगे CF। क्या लिख देंगे? CF लिख देंगे। तो हमको प्राप्त क्या हो गया? PF बराबर CF, यानी PF बराबर CF। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से, यानी PF बराबर CF, और यहाँ पे जो CF है, CF यानी ये क्या है कि फोकस और वक्रता केंद्र जो है इसके बीच की दूरी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग CF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? यानी CF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? CF बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग CF बराबर लिख सकते हैं PC। क्या लिख सकते हैं? CF बराबर लिख सकते हैं PC माइनस हम लिख सकते हैं PF। क्या लिख सकते हैं? माइनस हम लोग लिख सकते हैं PF। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी हम CF के स्थान पे लिख सकते हैं PC माइनस PF, यानी इतने में से इतना जब घटाओगे तो इतना बच जाएगा, यानी PC में से PF घटाओगे तो CF बच जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हम CF के स्थान पे इतना लिख सकते हैं। तो हम CF जहाँ पे लिखा हुआ है हम लिख देंगे क्या? PC माइनस PF। CF बराबर PC माइनस क्या लिख देंगे हम लोग? PF। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इधर एक काम करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CF बराबर PC माइनस PF लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जो PF लिखा है इसको हम बराबर के इधर उठा लाएंगे, यानी बाएं पक्ष उठा लाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे CF नहीं रहेगा, PF रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो PF को हम लोग इधर उठा लाएंगे, तो ये हो जाएगा PF प्लस PF। ठीक है, बराबर हो जाएगा क्या? PC। क्या हो जाएगा? PC, और PF बराबर हो जाएगा 2PF। क्या हो जाएगा? 2PF, और ये हो जाएगा PC। इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2PF बराबर हो जाएगा PC। क्या हो जाएगा? 2PF बराबर हो जाएगा PC। तो PF क्या है? PF और PF क्या है? फोकस दूरी, यानी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकस दूरी। और फोकस दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल f से। तो यानी हम लोग PF के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग PF के स्थान पे लिख सकते हैं हम लोग PF। ठीक है, PF बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? फोकस दूरी लिख सकते हैं। यानी ये क्या है? PF क्या है? फोकस दूरी है, और जिसको हम लोग प्रदर्शित किससे करते हैं? स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PC P और C, यानी C क्या है? वक्रता केंद्र। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। तो यानी यहाँ पे PC क्या है? वक्रता त्रिज्या है। PC क्या है? वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को हम लोग लिखते किससे हैं? R से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए PF का मान हम लोग क्या रखेंगे? हम लोग PF का मान रखेंगे PF, और PC का मान क्या निकला है? क्या है? R। ठीक है, तो ये हमको प्राप्त हो गया 2F बराबर
आर, 2f बराबर क्या प्राप्त हो गया, आर। तो अगर हम लोग f को रोक लें, क्या करें, f को अगर हम लोग रोक लें, 2 को उधर जाने दें दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा r/2, यानी यहाँ पे गुणांक के रूप में, यहाँ बट्टे के रूप में हो जाएगा। तो हमको प्राप्त क्या हो गया, f बराबर r/2। क्या प्राप्त हो गया, f बराबर r/2। इसका मतलब ये हो गया कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, क्या होती है, आधी होती। ठीक है, तो ये हो गया गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का जब हम आधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमको फोकस दूरी प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, यानी फोकस दूरी प्राप्त हो गई। तो शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये टॉपिक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।